नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। अगर आज मैं कहूं कि रियल एस्टेट में एक अभूतपूर्व बदलाव दस्तक देने को तैयार है तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस बदलाव के लिए जिस अनुमति का लंबे समय से इंतजार था वो खत्म हो चुका है। दरअसल बीते दिनों मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एसएम रीट के नए नियमों पर फ्रेमवर्क नोटिफाई किया है। अब रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट में आंशिक निवेश यानी फ्रैक्शनल ओनरशिप के तहत ए ग्रेड तैयार प्रॉपर्टीज में आप 10 लाख रुपए के शुरुआती रकम के साथ निवेश कर सकेंगे। सेबी के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर के लोग इतने उत्साहित हैं कि उम्मीद लगा रहे हैं कि अगले महज 5 साल में यानी 2030 तक फ्रैक्शनल ओनरशिप का जो बाजार है वो 10 गुना से अधिक बढ़कर 5 अरब यूएस डॉलर का हो सकता है। ऐसे में निवेश के लिहाज से इस वर्टिकल में कैसी ग्रोथ की उम्मीद है, निवेशकों को कैसा रिटर्न मिल सकता है, बारीकियां क्या हैं, आपका पैसा कितना सुरक्षित रहेगा और आसान शब्दों में कहें तो ये पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अमित गोयनका, एमडी नेसेस फाइनेंस, सौरभ वोरा हैं, फाउंडर अलाइव, और अमित केडिया हैं, रियल एस्टेट एडवाइजर। तो बहुत स्वागत करेंगे अमित केडिया जी, अमित गोयनका जी और सौरभ जी आपका हमारे शो में। सबसे पहले अमित केडिया जी आपके पास आते हैं और आपसे ही शुरू करते हैं। ड्राफ्ट नोट और फाइनल अमेंडमेंट में कोई बदलाव है या सेम है? क्या बारीकियां गौर करने वाली हैं इस नए नियम में? देखिए, मई 2023 के अंदर जो कंसल्टेशन पेपर आया था उसके अंदर जो मिनिमम टिकट साइज थी वो 25 करोड़ की रखने की बात थी, जो एसेट की साइज थी। लेकिन 25 नवंबर 2023 को जब वो सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई थी तब उन्होंने ये फैसला ले लिया था कि इसका जो एसेट साइज है वो 50 करोड़ का रखा जाएगा। वही उन्होंने अपने जब 8 मार्च 2024 को, अब जब फाइनल अमेंडेड रेगुलेशन आए हैं स्मॉल मीडियम रीट्स के ऊपर, तब उन्होंने उसको 50 करोड़ रखा है जो मिनिमम एसेट साइज है उसको। उसके अलावा उन्होंने जो कंसल्टेशन पेपर था उसके अंदर मैनेजर, स्पॉन्सर और अदर प्लेयर्स को रखा था। उन सबको हटा के अब इन्वेस्टमेंट मैनेजर का उन्होंने एक रूपरेखा दी है, जहां पे मैनेजर और स्पॉन्सर को अब उन्होंने हटा दिया है और अब इन्वेस्टमेंट मैनेजर यहाँ पे रहेंगे। ये अमूमन दो बड़े बदलाव उन्होंने लेके आए हैं। 10 लाख का प्रपोजल तब भी था और अभी भी मेंटेन है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो एक निवेशक करेगा, क्योंकि ये स्मॉल और मीडियम रीट्स है। बिल्कुल। अभी सेबी ये चाहती है कि बड़े निवेशक ही अभी इसके अंदर आए। बहुत जो छोटा तबका है इन्वेस्टर का, जिसको अपन रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं, जिनकी श्रेणी 2 लाख से नीचे है, जरूर। उनके लिए अभी उन्होंने थोड़ा सा इसको रोका है। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 200 लोग आए इसके अंदर, ये इन्होंने यहाँ पे अभी प्रपोज किया है। तो इन बिल्कुल, यानी बदलावों के साथ, ये बेहतरी के साथ ही उन्होंने लेके आए हैं। जो कंसल्टेशन पेपर था उसके बेहतरी के अंदर ही यहाँ पे ये बदलाव के साथ ये जो अमेंडेड रेगुलेशन है वो ठीक। आया है। सौरभ वोरा जी आपके पास आएंगे। आप लोग काफी लंबे समय से इंतजार में थे कि इसको लेकर अब जब फाइनल गाइडलाइन आ चुकी है, ऐसे में आप अपने बिजनेस ग्रोथ को कैसा देख रहे हैं, साथ ही आपकी लिस्टिंग को लेकर क्या तैयारी है? दीपक जी, नमस्कार। सबसे पहले मेरे ख्याल से जैसे अपन लोग सब लोग इसके इतने समय से इंतजार कर रहे थे कि कब ये रेगुलेशंस फाइनली अप्लाई हो पाएंगे, तो मुझे लगता है काफी वेलकमिंग मूव है। सबसे पहला, जैसा भी अमित जी ने भी बताया कि मेरे ख्याल से जो छोटे निवेश वाले लोग हैं जिनको 10 लाख रुपीस पे इन्वेस्टमेंट करने का एक फाइनली एक मीडियम मिलता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि जैसे ही सेबी द्वारा कोई भी चीज रेगुलेट होती है तो एक कंफर्ट लेवल आ जाता है किसी भी इन्वेस्टर के माइंड पे। उसको पता है कि जो चीज शायद वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, मैं तो ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकता, ये सेबी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इन सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे करता है। तो जैसा लास्ट 1.5 साल से हमने भी अलाइव पे देखा है बिजनेस करते हुए कि काफी लोग लास्ट मोमेंट पे डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उनको एक हिच रहता है कि जब मुझे रीसेल करना होगा तब मैं कैसे करूंगा, मुझे जो आप इनकम कमिट कर रहे हो वो आएगी कैसे। सो आई थिंक सो इट गिव्स दैट कंफर्ट लेवल कि यार लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी ये सिस्टम पे लेके आता है। तो जैसा कि अपन सब अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 2030 तक ये 10 गुना हो जाएगा, $5 बिलियन के आसपास। मुझे लगता है ये उससे काफी ज्यादा पोटेंशियल रखता है, बिकॉज इस वाले रेगुलेशन पे उन्होंने काफी क्लियरली स्टेट कर दिया है कि दिस इज नॉट लिमिटेड सिर्फ कमर्शियल पे, जबकि रेसिडेंशियल के अंदर हॉलीडे होम्स, स्टूडेंट हाउसिंग, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो अब एक इन्वेस्टर जैसे स्टॉक मार्केट के लिए म्यूचुअल फंड ने करा था, मेरे ख्याल से सिमिलरली एसएम रीट
ये सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक डाइवर्सिफिकेशन लोगों को लाके देगी। तो जहां पर रिटेल इन्वेस्टर 10 लाख रुपए पे निवेश कर सकता है, और अगर किसी को ज्यादा निवेश करना है तो वो 10-10 लाख रुपए के मल्टीपल डिफरेंट एसेट्स में तो स्कीम पे इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना पाएगा। अमित सर, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, निवेशकों के लिए क्या एक बड़ा दरवाजा खुल गया है? क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक फ्रैक्शनल ओनरशिप का जो बाजार है वो $5 बिलियन का हो जाएगा, यानी करीब 10 गुना ग्रोथ महज 5 साल में। आप भी काफी समय से बुलिश हैं कि भारी भरकम निवेश है जो भारत में आने को आतुर है। क्या एसएम रीट के जरिए एक फंड फ्लो बनता हुआ दिखेगा भारतीय रियल एस्टेट में? नमस्कार दीपक जी, मैं कुछ हद तक सहमत हूँ आपसे ये बात से, ये लेकर कि एक नया विकल्प जरूर बना है हमारे निवेशकों के लिए और विदेशी निवेशकों दोनों के लिए, कि एक रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल में उनको एक नया विकल्प मिलता है, एक नई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। स्पेशली छोटे एसेट को लेकर छोटा रुपया लगाया जा सकता है, और ये डेफिनेटली एक प्रोडक्ट के तौर से एक काफ़ी बेहतरीन मूव है सेबी का, जो काफ़ी समय से इंतजार था। हालांकि वो विकल्प तो आज भी है रीट्स और इनविट्स के द्वारा, बिकॉज उसमें टिकट साइज अभी भी इसके मात्रा में काफ़ी छोटी है। यहाँ तो फिर भी 10 लाख का एक आंकड़ा है, वहाँ पे तो आप काफ़ी छोटी राशि में इनविट्स और रीट्स में आप निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रैक रिकॉर्ड कई सालों का बना हुआ है। तो वहाँ पे एटलीस्ट एक हिस्टोरिकल एविडेंस है कि रीट्स की परफॉर्मेंस क्या रही है और क्या बनेगी। वेरेज ये प्रोडक्ट नया है, इसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद निवेशक सक पकाएं कि ये आने जैसा है या नहीं है। तो एकत्र में एक या एक साथ में शायद बहुत ज्यादा निवेश नहीं आ पाए दीपक जी, जब तक हम जैसे आपने देखा था कि जब रीट रेगुलेशंस आए और पहले रीट की लिस्टिंग के बीच में काफी लंबा अरसा रहा, काफी बड़ा गैप रहा, टाइम गैप रहा। तो हमको ये देखने की जरूरत है कि क्या एक्चुअली में ये रेगुलेशंस लागू हो पाते हैं। इसमें कई क्लैरिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी। जो कंसल्टेटिव पेपर था और इसमें काफी काफी फेर बदलाव हुआ है। थोड़ा कंफ्यूजन भी लग रहा है मेरे को कि एक्चुअली रीट्स में वो रीट्स जो है वो किसके लिए है, क्योंकि आज की तारीख में जो फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल्स हैं वो उनमें ऐसी कोई पाबंदियां नहीं है कि आप कितना रुपया निवेश कर सकते हैं। छोटा भी कर रहे हैं, बड़ा भी कर रहे हैं, और आप एग्जिट भी कर पा रहे हैं। तो क्या आप एग्जिट कर पाएंगे जो आपने निवेश किया है? कि आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट पे एग्जिट मिलेगा, जहां पे शायद पब्लिक फ्लोट या ट्रेडिंग वॉल्यूम्स उतनी ना हो। तो ये मेरे लिए एक अच्छा एक बहुत बड़ा स्टेप है, राइट डायरेक्शन में है, रिक्वायर्ड भी था। मगर जो जितने इसमें डाइल्यूशंस हुए हैं उसकी क्लैरिफिकेशन लेना जरूरी है। सौरभ जी, अमित सर ने जिन बारीकियों को पॉइंट आउट किया है उसे लेकर आपका क्या रुख है? आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? तो बिल्कुल अमित जी के एक दो पॉइंट से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जहां पर उन्होंने बोला कि जो चेंजेस करे गए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 10 लाख रुपए का क्राइटेरिया है अभी रीट और इन रीट पे, ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जहां उन्होंने एक तरफ ओवरऑल स्कीम की साइज पे फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि 500 करोड़ की जगह 50 से 500 करोड़ के बीच में होंगे, वहीं इन्होंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्राइस को बढ़ा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि वहां पर वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके हो सकता है बाद में संशोधन कोई आए जहां पर ये लोग और मे बी 50,000 1 लाख रुपए पे इन्वेस्टमेंट को नीचे लाए। उससे मुझे लगता है कि काफी ज्यादा एक्सपोजर लोग इसमें ले सकते हैं। बट मुझे लगता है ये अच्छी शुरुआत है एटलीस्ट, कि कम से कम फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म को एक माध्यम मिलता है ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। सेकंड चीज जो एक एक मेरे को बहुत पॉजिटिव चीज इस पे पूरे उस पे लगी है कि जो कि अपन लोग निवेश की बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। अगर मैं अलाइव की बात करूं, अब हमारे एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू लोग पूरे इंडिया पे कहीं पर भी हॉलिडे होम खरीद सकते हैं। गोवा, अलीबाग, इगतपुरी, कोई भी मल्टीपल लोकेशन पे 10 लाख रुपए पे वो एक साथ 10 नहीं तो 15 घर को ओन कर सकते हैं और उससे रेंट। ये एक बेहतर बात कही आपने कि रीट में निवेश पर प्रॉपर्टी का फील नहीं मिलता है, लेकिन फ्रैक्शनल ओनरशिप में आप प्रॉपर्टी को यूज भी कर सकते हैं। केडिया साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर के लिए रीट यूनिट में 2 साल हिस्सा होना जरूरी है, बिना लेवरेज 5% हिस्सा और लीवरेज के साथ 15% हिस्सा रखना जरूरी है। आसान शब्दों में समझाइए ना इसको। मैं उसके पहले एक प्रिविलेज देना चाहूँगा, जैसे अमित गोयनका साहब ने बताया, माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए 26N के अंदर अपने डिफाइन किया है, एक गाइडलाइंस दी है, जहाँ पे उनको बोला गया है कि 6 महीने के अंदर उनको माइग्रेट करना है, और उसकी डिटेल गाइडलाइंस बताई है कि भी किस किस तरह से वो माइग्रेट करेंगे। तो कहीं उसको अछूता नहीं छोड़ा है,
उस चीज को टच बेस किया है और माइग्रेशन का प्रोसीजर फॉलो किया है। आपके सवाल के ऊपर मैं आऊं तो जो पहले एक स्पॉन्सर था रीट्स रेगुलेशन 2014 के अंदर, उस स्पॉन्सर को कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टमेंट मैनेजर की कैटेगरी में श्रेणी में डाल दिया है। उस श्रेणी के अंदर आने में उसको जो डाइल्यूशन है वो डाइल्यूशन टू एन एक्सटेंट इतना लंबा रखा है उसका डाइल्यूशन, जब तक वो एसेट रहती है तब तक मेरे को अपना पोर्टफोलियो में शेयर रखना पड़ेगा टू एन एक्सटेंट ऑफ 1%। इससे होगा क्या, इससे कहना ये चाहती है सेबी कि एक शब्दावली है स्किन इन द गेम। आपकी चमड़ी कितनी है किसी भी व्यापार के अंदर, किसी भी काम के अंदर, आपका स्टेक कितना है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट मैनेजर को इस रूप में लेके आए हैं कि वो जब भी काम कर रहा है, अगर कोई मुनाफा होता है, नुकसान होता है, ठीक है, नुकसान फायदे में इन्वेस्टमेंट मैनेजर हिस्सेदार रहेगा, लेकिन ये 2 साल की लिमिट का क्या मतलब है? सब 2 साल की लिमिट नहीं है, ये लिमिट एंड तक है। जब तक मेरी स्कीम रहती है तब तक मेरे को 1% तक रखना पड़ेगा। 1%, 2 साल तक 5% रखना है। हाँ, करीब करीब 10 क्राइटेरियाज है जिससे मेरे को मेरा डाइल्यूशन करते रहना पड़ेगा, करने की अनुमति मिली है। लेकिन मैं चाहूं कि मैं कहीं बीच में बिल्कुल ही कम कर दूं, मतलब कि जो 5% से नीचे है तो भी मेरे को एंड तक उसको मेंटेन रखना है जब तक मेरी ये स्कीम चलती है। जिस दिन मैं डीलिस्टिंग में जा रहा हूँ या मेरी वो एसेट उसके अंदर खत्म हो जाती है, जो उसका या तो बिक जाती है या उसका पीरियड खत्म हो जाता है, तभी उसी समय एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर मैं बाहर जा पाऊंगा। बिल्कुल तब तक मेरे को, जब तक ऐसा एसेट बना रहता है, मेरे को उस एसेट में बना रहना पड़ेगा एज एन इन्वेस्टमेंट। इसका रिटेल निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा अमित गोयनका सर? तो अगर आप डिफॉल्ट करते हैं अपने लेवरेज पे एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर, तो आपकी होल्डिंग तो यकायक जीरो हो गई दीपक जी, क्योंकि आपने अपनी यूनिट्स प्लेज कर दी बैंकर को। तो आपने बोला कि जी 15 रुपए का यूनिट्स मैं होल्ड करूंगा, 5 रुपया मेरा है, 10 रुपया बैंक का है। अगर आपकी NAV गिर जाती है 10 रुपए के नीचे, तो आपके तो यूनिट जीरो हो गए। तो आपका स्किन इन द गेम कैसे बना रहेगा? तो मेरे को ये डायकोटमी दिखती है कि आप लेवरेज अलाउ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ आप नेटवर्थ रिक्वायरमेंट रखते हैं कि 20 करोड़, दूसरी तरफ आप 5% भी रखते हैं। तो अगर आप 5% रखते हैं और अगर आपका 50 करोड़ का या 500 करोड़ का भी है स्कीम, तो आप वैसे भी आप 25 करोड़ के ऊपर तो गए भी नहीं 5% पे। तो ये लेवरेज पे 15% रख के आपकी होल्डिंग जीरो करने का विकल्प क्यों? बिल्कुल अहम पॉइंट पर फोकस किया है आपने अमित सर। मेरा अगला सवाल सौरभ जी आपसे होगा, क्या बड़े डेवलपर्स का फोकस अब इस ओर बढ़ता दिखेगा? हाँ, बिल्कुल, मेरे को लगता है दीपक जी वो बढ़ता डेफिनेटली दिखेगा। काफी हो सकता है डेवलपर खुद एसएम रीट बना के इसको लॉन्च करना चाहे अपने एसेट्स को। लेकिन मुझे एक जो इस पे दिक्कत दिखती है, जैसा अपन सबको पता है कि इन्होंने क्लियरली स्टेट किया कि अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स रीट पे अलाउड नहीं है। ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा डेट्रेंट बिल्ड हो सकता है। कारण ये होता है कि रेसिडेंशियल सेगमेंट की अगर मैं बात करूं ना, तो कमर्शियल की बात करूं ना, तो वेयर हाउसिंग में बिल्ड टू सूट की बात करते हैं, तो काफी जगह ड्यूरिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कमिटमेंट्स आ जाते हैं। रेसिडेंशियल में बिल्डर आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान बना के कुछ बेचता है, चाहे वो नॉर्मल प्राइमरी रेसिडेंशियल घर हो, बम्बई, पूना, बैंगलोर, कोई भी शहर पे, या तो हॉलीडे होम हो। लेकिन अब बिकॉज ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट पूरा आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि कौन उस प्रोजेक्ट को फंड करेगा, जिससे वो प्रोजेक्ट पहले पूरा कंप्लीट हो जाए और बिल्डर उसको कंप्लीट होने तक कुछ भी नहीं बेचे और उसके बाद उसका रीट बन के लॉन्च हो। तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल। ये इंडस्ट्री साइड भले ही डेंट करता दिख रहा हो, लेकिन सौरभ जी रिटेल निवेशकों के लिए काफी बेहतर है, क्योंकि जोखिम बिल्कुल कम हो जाएगा। बिल्कुल, जैसा आपने से बोला, सेबी का दायित्व तो है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने का, बट मेरे को लगता है कि एक तरीके से इससे बहुत सारे डेवलपर इमीडिएटली एसएम रीट करना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि रिटेल कस्टमर को बेचे, फिर हमारे जैसे प्लेटफॉर्म आके उन रिटेल कस्टमर को शायद रीट के माध्यम से एग्जिट दिला देंगे जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, तो फ्रैक्शनल ओनरशिप पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप के बाजार की, क्योंकि हाल ही में सेबी ने अभी रूल नोटिफाई किए हैं और अब ये माना जा रहा है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप में एक बड़ा बूस्ट आता हुआ दिखेगा। इसी पर चर्चा जारी है और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमित गोयनका साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि एक आम निवेशक को अगर निवेश करना हो तो रीट और एसएम रीट में क्या बेहतर विकल्प आप देख रहे हैं? क्योंकि फ्रैक्शनल ओनरशिप में खासकर रेजिडेंशियल की अगर हम बात करें तो आप कम से कम प्रॉपर्टी प्रैक्टिकली यूज तो कर सकते हैं, जिसकी अभी हमने बात की कि 10% हिस्से में आप कई जगह प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, लेकिन रीट में यह संभव नहीं है, जबकि लॉन्ग टर्म में दोनों और एप्रिसिएशन और आरओआई लगभग एक जैसे हैं। तो रिटेल निवेशक को क्या करने की जरूरत है? आपकी ओर से क्या सलाह होगी? मुश्किल सवाल है दीपक जी। जैसे मैंने बताया कि अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना बाकी है, मगर अगर मैं सिर्फ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से देखूं तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बेस काफी बड़ा है। आज हमारे पास मुश्किल से 4 रीट्स है जिसकी हिस्ट्री मिलती है को, मगर वही एसएम रीट्स में 400 रीट्स का आपको विकल्प मिलेगा, क्योंकि आपके पास अन्य एसेट क्लासेस जुड़ गए हैं। आपके पास छोटे ऑफिसेज हैं, दुकानें हैं, ऑल्टरनेट होम्स या हॉलिडे होम्स हैं, कोवर्किंग को लिविंग है, और अन्य ऐसे कई एसेट क्लासेस उभर के आते हैं जो एग्रीगेटर्स उसको ऑलरेडी अक्वायर कर रहे हैं कोई ना कोई तरीके से, जो अब आप रीट के माध्यम से एक वाइडर ऑडियंस को एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म की तरफ से उसको आप ले सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अलग रहेगी। तो आज आप जैसे स्टॉक मार्केट में गहराई देखते हैं क्योंकि आपके पास स्मॉल मीडियम लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, आपके पास अलग अलग सेक्टोरल स्टॉक्स है, इसी तरह आपने अभी रियल एस्टेट में आपने एक काफी भारी मात्रा में अपॉर्चुनिटी सेट क्रिएट किया है इसके लाने की वजह से। तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव बनेगा। फ्रॉम अ रिटेल इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली एसएमए रीट्स एक बहुत बड़ा कदम है इसको डेमोक्रेटाइजेशन का, रीट इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जो अन्य एसेट क्लासेस को डेमोक्रेटाइजेशन का बहुत बड़ा और बहुत सही विकल्प है। बिकॉज इसकी जो गाइडलाइंस है वो काफी सही तरीके से सोच विचार के किए गए हैं कि बोर्ड की इंडिपेंडेंस भी बनी रहे, नेटवर्क भी बनी रहे, और सही एसेट्स का चुनाव हो, और क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें इसके फेवर में जाती है। बिल्कुल। अमित केडिया जी, एक अंतिम सवाल से समअप करेंगे। एक आम निवेशक ये देखता है कि बड़े इन्वेस्टर कहां निवेश कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट के तौर पर आपको खुद अगर 10 लाख रुपए लगाने हों तो आप किधर लगाएंगे, रीट में या फिर एसएम रीट के तहत फ्रैक्शनल ओनरशिप में? डेफिनेटली एसएम रीट्स वुड बी वो ज़्यादा अच्छा मेरे लिए अब एक सुझाव रहेगा किसी को भी करने के लिए और मेरे खुद के लिए भी। जैसे अमित गोयनका साहब ने बताया कि ना केवल कमर्शियल और रेजिडेंशियल, बट आज के दिन अगर कोई डेटा सेंटर है, कोई हॉस्पिटल है, कोई भी अन्य एसेट जैसे होटल है, ये सारी एसेट्स को भी अगर मैं जोड़ के रीट्स लेके आना चाहूँ, स्मॉल मीडियम रीट्स, तो मैं लेके आ सकता हूँ। जैसे अब सौरभ जी ने बताया, अगर मेरे 4 अलग अलग शहरों में देश के अलग अलग एसेट्स हैं, तो भी मैं एक उसके अंदर एक्सपोज हो जाता हूँ चारों एसेट्स के अंदर, जिससे मेरे को एक सुविधा होती है कि मेरा जो रिस्क है वो मिटिगेट कर लूँ मैं। करेक्ट। इसके अलावा मेरे को 95% पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, अपने जो भी मेरा क्वार्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो मेरे को मिल जाता है। मेरा जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है, वो वैल्यूएशन रिपोर्ट मेरे को साल खत्म होने के 2 महीने के अंदर अंदर वैल्यूअर को मेरे को वो रिपोर्ट देनी है, और वो मेरा सेबी को एक्सचेंज को अपने देना पड़ेगा, जो रीट इन्वेस्टमेंट मैनेजर है उसको। इन सब चीजों के अंदर जब मैं स्मॉल मीडियम रीट्स के अंदर इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा सिक्योर होएगा एक एसेट क्लास के रूप में। सौरभ जी, जाते जाते एक सवाल आपसे भी मेरा बनता है, हालांकि मैं ये नहीं पूछूंगा कि कहां निवेश करें, क्योंकि जाहिर तौर पर सबसे पहले आपकी जुबान पर आपकी ही कंपनी का नाम होगा। जब कोई अच्छा इमर्जिंग वर्टिकल निवेश के लिए आता है मार्केट में, तो उसकी कालाबाजारी भी शुरू हो जाती है, फर्जीवाड़े भी शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई फ्रैक्शनल ओनरशिप में निवेश करना चाहता है तो उसे क्या बारीकियां ध्यान में रखनी चाहिए ताकि पैसा सुरक्षित रहे? इसमें दीपक जी मैं सिर्फ 2 चीज कहना चाहूंगा। पहले जैसे अमित गोयनका जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, सेबी ने ऑप्शनल दे के थोड़ा सा ये दुविधा पे डाल दिया है कि क्या वो सेबी रजिस्टर्ड पे जाए कोई फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म की, क्या नहीं जाए।
उससे शायद इन्वेस्टर थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन अगर निवेश अगर कोई सूझबूझ से और उससे करना चाहता है तो पहला तो मेरा यही रहेगा कि उसको डेफिनेटली सेबी रेगुलेटेड पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे लॉन्ग टर्म पे उसका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे। सेकंड चीज ये है कि बिकॉज अब ये सेबी रेगुलेटेड है तो हमारे जैसे प्लेटफॉर्म के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि हम राइट प्रॉपर्टीज को ही मार्केट प्लेस पे लॉन्च करें। आज की तारीख पे अगर अपन Amazon फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो उनके जो बेस्ट सेलर्स होते हैं वो वही होते हैं जो राइट प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस पे लाते हैं और उसको अपने बायर्स के लिए पेश करते हैं जिनसे वो खरीद सके। सिमिलरली मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म लेवल पे धीरे धीरे अगले 3 नहीं तो 5 साल पे जो अच्छे प्लेयर है वो वही रहेंगे जो राइट एसेट को इस माध्यम से अपने सेबी के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर सकें। बिल्कुल, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो सेबी की नई गाइडलाइन फ्रैक्शनल ओनरशिप के लिए एक जबरदस्त बूस्ट लेकर आई है। रिटेल निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा क्योंकि सेबी की निगरानी है तो पैसा सुरक्षित है, और सबसे बड़ी बात कि तैयार प्रॉपर्टी में निवेश है जिसे आप पैसा लगाकर कल से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि एक्सपर्ट ने कहा, हम भी बार बार अपने प्रोग्राम में कहते रहते हैं कि फोमो फियर में मत पड़िएगा, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट को देखिएगा, जांच पड़ताल करिएगा, उसके बाद ही कहीं निवेश करिए। अभी तो शुरुआत है, लेकिन कोशिश करिए कि आप जिस भी फ्रैक्शनल ओनरशिप कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं वो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट बेचती हो, खुद भी पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो। बेहतर होगा कि सेबी में उसका रजिस्ट्रेशन हो। तो आज के शो में इतना ही। अमित गोयनका जी, अमित केडिया जी और सौरभ जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।